दोस्तों नमस्कार। सिर्फ एक बरस की उद्धव ठाकरे की सत्ता को अगर महाराष्ट्र से निकाल डालिए तो फिर बीते 9 वर्षों में बीजेपी की ही सत्ता रही है। वो दिल्ली से हांकी जा रही थी, दिल्ली के रिमोट पर थी, या बीजेपी अपने बूते सरकार चला रही थी। ये सारे सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में घुमड़ सकते हैं। लेकिन नया सच तो यह है, क्या वाकई महाराष्ट्र में भी तीसरी बार बीजेपी सत्ता बना लेगी? बीजेपी नहीं, महायुति की सरकार सत्ता बना लेगी। महाअगाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, यह तीनों इससे पहले सत्ता में थे। पार्टी तोड़कर उनकी जगह बीजेपी ने अपनी सत्ता बनाई, एकनाथ शिंदे को सामने किया, उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ा, अजीत पवार को भी साथ ले आए। सामान्य तौर पर यह स्थिति कहीं से भी इस दौर में बीजेपी के अनुकूल नहीं है, या कहें महायुति के अनुकूल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एमवीए के अनुकूल जरूर है, जो महाविकास अघाड़ी के तौर पर मौजूद है। लेकिन बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हो चला है जिसके बाद महाराष्ट्र की गलियों में यह शोर बड़ा हो चला है कि आखिर इंडिया गठबंधन के भीतर मचा घमासान एमवीए को ले तो नहीं डूबेगा? और यह डूबने की प्रक्रिया में कहीं बाहर जाने की जरूरत है नहीं। समूची राजनीति मुंबई में खेली जा रही है। मुंबई की राजनीतिक पहचान ठाकरे परिवार से जुड़ी है, शिवसेना से जुड़ी है। मुंबई के अगल बगल, चाहे वो कल्याण का इलाका हो, ठाणे का इलाका हो, कोंकण का इलाका हो, उन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, इससे इनकार भी कोई करेगा नहीं। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की मौजूदगी बड़ी हुई है और अजीत पवार सिमट गए हैं, इससे भी कोई इनकार करेगा नहीं। और बीजेपी अपने तौर पर जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव अपने पर को फैलाती चली गई, और 2019 में भी 288 में से 105 सीटें तो उसने जीती थी, हालांकि वह उद्धव ठाकरे के साथ थी। लेकिन आज इन पन्नों को पलटने की क्यों जरूरत आन पड़ी है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है कि वाकई बीते 24 घंटों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर या एमवीए के भीतर सिर्फ डायलॉगबाजी हो रही है, एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश हो रही है, और इन सब के बीच पता नहीं कब, कैसे, किस रूप में टिकटों का वितरण कब होगा, उसको लेकर अभी तक एक खामोशी बरती गई है। लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और खुद एकनाथ शिंदे की सरकार क्या कर रही है, कैसे कैसे वादे देवेंद्र फडणवीस किसानों से कर रहे हैं, किस तरीके से घरों की रसोई तक इस दौर में एकनाथ शिंदे की सरकार पहुंच रही है। चाहे बजट डगमगा जाए, चाहे सरकार बोझ तले दबती चली जाए, जो बजट हो उस बजट के पैसे से हटकर इस दौर में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या वो निर्णय तीसरी बार जीत पर मुहर लगा रहे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जाति की राजनीति, जाति के भीतर भी ओबीसी की परिस्थितियां, इन सब के बीच बहनों को हर महीने 1,500 रुपए देना, और इसके साथ साथ अब बर्तन भी बांटने की स्थिति में जो बर्तन चाहिए आप ले सकते हैं। यह मुंबई की गलियां हो, औरंगाबाद की सड़कें हो, या फिर नागपुर के भीतर की परिस्थितियां हो, जिसे जो बर्तन चाहिए वो बर्तन मिल जाएगा। रसोई घर के बर्तन में आप चम्मच गिलास नहीं, कढ़ाई भी है और प्लेटें भी है। यानी मानसिक तौर पर किस तरीके से कहीं की जनता को निर्भर खुद पर किया जा सकता है, और सरकार जब अपनी मुट्ठी में हो तो फिर किस जाति को केंद्र की सूची में डाला जाए, कब डाला जाए, उसका लाभ कैसे उस जाति को मिले, और उस जाति के भीतर यह सवाल बड़ा हो जाए कि देखिए अब हम महाराष्ट्र में ही नहीं, केंद्र जो नौकरियां देंगी, केंद्र के अधीन जो हायर एजुकेशन की परिस्थिति है, केंद्र सरकार जो स्कॉलरशिप देती है, उसका लाभ भी मिल जाएगा। एक दो नहीं, 7 जातियों को अब केंद्र की सूची में डाला गया है। और इन सब के बीच अगर यह भी ऐलान हो जाए कि जिन किसानों के आसरे लगातार इस बात का जिक्र था कि किसान कम से कम अब बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी के सामने खड़ा नहीं होगा, ऐसी कौन सी परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई जहां किसानों के बीच भी अब यह सवाल है कि आखिर एमवीए के साथ यानी महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ क्यों खड़ा हुआ जाए? क्या वाकई यह सवाल बड़ा नहीं है? यह सवाल बड़ा है। इस सिलसिले को आज एक एक करके हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटों के भीतर कैसा शोर, किस तरीके का शोर मचने लगा है, और इस हंगामे के बीच एक ही आवाज गूंज रही है, इस बार भी महाराष्ट्र हम जीत लेंगे। और यह कहने वाली वही सत्ता है जिसने शिवसेना को तोड़ा, जिसने एनसीपी को तोड़ा, और जो लोगों के जहन में
एक सवाल लगातार रेंग रहा था इस दौर में, संविधान का सवाल। क्या वो संविधान का सवाल भी गायब हो चुका है? अलग अलग जिलों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी और अलग अलग तरीके से हमारी टीम ने जो आंकड़े जुगाड़ किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस शोर को सुन लीजिए। आगे बढ़ो देवेंद्र जी, आप आगे बढ़ो। देवेंद्र जी, आप आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी का जय श्री राम, जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के बाद से फडणवीस इस तरीके से निकले नहीं थे। उनके अपने कार्यकर्ताओं ने इस जोश के साथ नारे लगाए नहीं थे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर एक एक हिस्से को आप समझना चाहते हैं तो शुरुआत हुई थी लाडली बहना के नाम पर, जहां 1,500 रुपए हर महिला के खाते में सीधे पहुंच जाएंगे। और अभी तक का मतलब यह है कि इस महीने के पहले हफ्ते तक लगभग 2 करोड़ महिलाओं तक मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार हर महिला के खाते में 1,500 रुपए पहुंचा चुकी है। और वो कितने महीने? वो 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने का पैसा जा चुका है। इलेक्शन ऐलान से पहले चौथे महीने का पैसा भी चला जाएगा। यानी लगभग 6,000 रुपए इस रवानगी के साथ गए उस महाराष्ट्र में, जहां पर तकरीबन 4 करोड़ 16 लाख वोटर महिलाएं हैं। और उसमें से 1 करोड़ 95 लाख 70 हजार इतनी महिलाओं के खाते में पहुंच गया पैसा। और इसके बाद एक झटके में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी और मैसेज यह निकल कर आया कि अगर महिलाएं खुश हो गई तो परिवार खुश हो गया, परिवार खुश हो गया तो उसके बाद पूरे परिवार का वोट मिल सकता है। यानी वो एकनाथ शिंदे सरकार जो कि शिवसेना को तोड़कर निकली, वह अजीत पवार जिन पर करप्शन के आरोप प्रधानमंत्री ने भरी रैली में लगाए, और वह देवेंद्र फडणवीस जो तोड़फोड़ के माहिर माने गए, क्या उनके अनुकूल परिस्थितियां परिवार दर परिवार बनती चली जाएगी? तो इस दौर में चुपके से, हल्के से, धीरे से निर्णय लिया गया, शहरों में, गांवों में बर्तन बांटे जाएं। और बर्तन बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। नागपुर शहर में खास तौर से जिस रवानगी के साथ बर्तन जिसे जो चाहिए, वो गरीब तबका है जो बर्तन की खोज, जो घरों में काम करता है, या कहें जो आर्थिक तौर पर गरीब है और उसकी मजबूरी उसके रोजगार के जरिए पूरी हो नहीं पा रही है, तो बर्तन उन घरों में पहुंचने भी लगा। और उन इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बता भी दिया गया कि आप बर्तनों को समेट सकते हैं, जिसे जो चाहिए मिल जाएगा। बात अभी प्रेशर कुकर तक नहीं पहुंची है जिसे एक वक्त जयललिता ने बांटा था। जी नहीं, अभी बर्तन तक बात पहुंची है। हो सकता है अब यह प्रेशर कुकर तक भी पहुंच जाए। लेकिन इलेक्शन की तारीख भी अगले नहीं कहे, बस इसी हफ्ते के आखिर तक ऐलान हो जानी है। यह तो एक हिस्सा है जो महिलाओं को खुश करता है। लेकिन इन सब के बीच जो जातियों की परिस्थिति थी महाराष्ट्र के भीतर, और जिस जाति की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे थे, उन्होंने ही अपने तौर पर इस रूप में अब तय किया, जो एनसीबीसी है या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसने 7 जाति उपजाति को जो महाराष्ट्र में थी उसको केंद्रीय सूची में डालने का निर्णय ले लिया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन में उन्हें यह सुविधा मिलेगी। उस जातियों की फहरिस्त में अगर आप देखें तो लोध, लोधा, लोधी, यह 3 जाति उपजाति है। सूर्यवंशी गुज्जर, लेवे गुज्जर, रेवे गुज्जर और रेवा गुज्जर, यह जाति और उपजाति है। यह भी सेंट्रल लिस्ट में आ गई। डनगरी, भोयर, पवार, कायवार, मुन्नार कायवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, जाति उपजाति यह भी शामिल हो गई। पेटार, रेंडी, बुकेखेरी, यह भी जाति सेंट्रल सूची में चली गई। सवाल आपके जहन में या किसी के जहन में होगा, क्या इनका लाभ होता है? इनका सीधा लाभ, अगर आप पवार, भोयर, भोयर, पवार को आप जो सेंट्रल लिस्ट में आई है, अगर उसके बड़े हिस्से को देखना समझना चाहते हैं तो यह विदर्भ में, खास तौर से भंडारा और गोंदिया में इसकी मौजूदगी है। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा विदर्भ के इलाके में बीजेपी को, और स्थिति उसकी नाजुक हो गई। और मैसेज यह गया कि विदर्भ में अगर सुपड़ा साफ हो गया, जहां पर कुल लगभग 61 सीटें विधानसभा की है, तो मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस तेजी से यहां पर फैला रही है। पिछले दिनों वहां पर उद्धव ठाकरे पहुंचे तो उद्धव ठाकरे ने दावा ठोका कि हमें ज्यादा टिकट चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने कहा क्यों दिए जाए ज्यादा आपको सीटें? उन्होंने कहा देखिए, लोकसभा में हमने आपको दिया था, अब आप हमें दीजिए, हमने वहां जिताया था, आप हमें जिताएंगे। यह एक घमासान की परिस्थिति बैठकों में जब चल पड़ी है तो खुले तौर पर अब इंडिया गठबंधन ना कहें, एमवीए के भीतर यह शोर कहीं तेजी से मच चुका है। बीते 24-48 घंटों में यह शोर तेज हो गया है। इसके साथ गुज्जर उपजाति जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र, नासिक, जलगांव, धुले, नंदुरबार,
जो पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका, खासतौर से वहां शरद पवार की गूंज, उनकी पार्टी एनसीपी चुनाव जीती, लोकसभा में उनका वर्चस्व दिखाई दिया, तो वहां पर भी सेंध लगाने की कोशिश है। 261 जाति स्टेट की जो ओबीसी लिस्ट में है, उसमें इन जातियों के आश्रय अगर आप वोटिंग परसेंटेज को परखना शुरू करेंगे और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वोटिंग का असर पड़ता है, तो इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि दरअसल लगभग 17 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। जो पश्चिम महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है और कुछ विदर्भ का हिस्सा है, यह पहली परिस्थिति नजर आती है। दूसरी परिस्थिति यह है कि महाराष्ट्र के भीतर जो राजनीति तेजी से बढ़ रही है, उसमें एमवीए जो है उसके सामने एक मुश्किल है, क्योंकि उसके वोट बैंक वो मानकर चल रहा है कि मराठा है, मुस्लिम है और दलित है, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो बहुत ही सहूलियत के साथ एमवीए को जीत मिल सकती है। 30% मराठा है, 11% मुस्लिम है, 12% दलित है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह लगभग 53% हो जाएगा। तो आप कहेंगे तीनों एक साथ है तो क्या दिक्कत है? जिस तरीके से हरियाणा में जाट वर्सेस नन जाट हुआ, ठीक उसी तरीके से मराठा वर्सेस गैर मराठा जो ओबीसी के भीतर की परिस्थितियां हैं, उसको साथ लाने की रणनीति बीजेपी अपने तौर पर बना रही है। और जब इस राजनीति को साधने की दिशा में वो बढ़ रही है, तो एक मैसेज बहुत साफ है कि जातियों के भीतर कैसे किस रूप में लकीर खींची जाए, दलित का सवाल हो और मराठा का सवाल हो और मुस्लिम का सवाल हो, इन तीनों परिस्थितियों को अगर एक झटके में और समझें तो मराठा आरक्षण की मांग को एकनाथ शिंदे सरकार ने मान लिया, लेकिन लागू नहीं किया। और जब लागू नहीं किया तो दूसरी तरफ यह माना गया कि मराठा वोट शिफ्ट हो गया पूरे तरीके से एमवीए के पक्ष में। यहां पर एक चीज और देखिए कि दलित और मुस्लिम वंचित समाज अघाड़ी, जिसको प्रकाश अंबेडकर चलाते हैं, उन्होंने 24 घंटे पहले 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और तमाम सीट जो ऐलान की गई, उन जगहों पर जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी मुस्लिम हैं। उसमें परभणी भी आता है, औरंगाबाद भी आता है, कल्याण वेस्ट भी आता है, सांगली भी आता है, मलकापुर भी आता है। 10 सीटों पर कुल ऐलान किया गया। देख लीजिए, पहले इस 10 सीटों पर ऐलान किया गया है। दसों नाम मुस्लिमों के हैं। मैसेज बहुत साफ है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर या कहें वंचित बहुजन अघाड़ी ने खुले तौर पर कहा है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। वो वोट किसके काटेगी? वो जाहिर है वोट मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसी के काटेगी, और उसी के खिलाफ एमवीए खड़ा है, जो विकास एमवीए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तौर पर जिसकी मौजूदगी है। राज ठाकरे भी अलग लड़ने की दिशा में जा रहे हैं, वह भी वोट किसके काटेंगे? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है कि किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे की सरकार के जो वोट हैं वो बिखर जाएं, और यह बिखरने की परिस्थिति में अब किसी की नजर भी किसानों पर जाएगी। किसानों को लेकर जो रणनीति को साधने निकली इस दौर में सरकार है, यह वाकई इस लिहाज से समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले 18 सीटों पर बीजेपी को मुश्किल हो गई थी, उसे हार मिल गई थी, क्योंकि उस दौर में कॉटन और सोयाबीन और प्याज को लेकर किसान बहुत परेशान थे। इस देश में जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें महाराष्ट्र के किसानों की भागीदारी बहुत कम रही, लेकिन वहां पर जो मुश्किल कॉटन, सोयाबीन और प्याज की कीमत का नहीं मिला, और जो लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर असर पड़ गया, अब उसके बाद तय यह हुआ कि किसी भी हालत में जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और जो बाजार की कीमत होती है, उसको मूल्य को पाटने के लिए सरकार ने तय किया 65 लाख रुपए कपास के तौर पर दिए जाए। और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए उन्हें दिए जाए, ट्रांसफर उन्हें कर दिया जाए। और ध्यान दीजिए, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था, वो बैन भी हटा लिया गया। और इस प्रक्रिया में चूंकि अब अगले महीने चुनाव है और अगले महीने नवंबर के वक्त ही कपास और सोयाबीन की फसल होती है, तो महायुति ने किसानों के अनुकूल जो मंडी है और खुला बाजार है, दोनों जगहों पर अनुकूल कीमत मिले, इसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए। और कृषि बाजार का मैनेजमेंट अपनी हाथ में ले लिया, और उसको सही तरीके से कैसे किस रूप में प्रभावी करेंगे, खास तौर से विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाके में, क्योंकि इन दोनों जगहों पर बीजेपी साफ हो गई। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस का वर्चस्व आ गया। मराठवाड़ा में तो एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को मिली नहीं, जहां एक वक्त उसकी मौजूदगी रहती थी। 4 में से 2 सीट तो हमेशा जीती है, लेकिन इस बार साफ हो गई। तो किसानों को इस लिहाज से मैनेज करना, और इन सब के बीच मानसून चूंकि अच्छा हुआ है तो फसल अच्छी होगी, कीमत सिर्फ दिलाने की जरूरत है। अब इन सवालों के बीच 3-4 बातों पर जिक्र शुरू कीजिए। लाडली बहना, तकरीबन 2 करोड़ महिला वोटर। बर्तन के लिहाज से जो जोड़ा गया, उसमें माना गया है कि जिन शहरों को अभी चुना गया और जो कार्यकर्ताओं के जरिए चीजें आगे बढ़ाई जा रही है, लगभग 1 करोड़ महिलाओं को तो बर्तन बांट ही दिए जाएंगे इलेक्शन के ऐलान होने तक भी।
और इन सबके बीच किसानों को लेकर ऐलान। देवेंद्र फडणवीस कई मौकों पर यह कहने से चूके नहीं, 25 साल तक फ्री या मुफ्त बिजली दी जाएगी। यानी इकोनॉमी को ना संभाल पाना और इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होते चले जाना, इन सब से बेफिक्र परिस्थितियों में तमाम सुविधाएं देते हुए जेब भर दीजिए, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, सुविधाओं की पूरी पोटली खोल दीजिए, सामने टिकेगा कौन? और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वहां पर चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं? और इंप्लीमेंट नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? जीएसटी तक का तो पैसा गैर बीजेपी शासित राज्यों को मिल नहीं पाता है, उन्हें रिजर्व बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज में डूबी हुई सरकार आपको बार बार नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश यूं ही दिवालिया होने की परिस्थिति में खड़ा नहीं हुआ। पैसा कहां सेंटर दे पा रही है? और सेंटर की राजनीति अगर, या फिर इस देश की राजनीति अगर इकोनॉमी से जुड़ जाए और इकोनॉमी में इस देश के भीतर जो फेडरलिज्म था वो ढांचा चरमरा जाए तो क्या होगा? इसको बहुत माइन्यूटली बीजेपी ने समझा और राजनीतिक तौर पर इसको अमल में लेकर भी आई। और यहीं पर एक सवाल सबसे बड़ा निकल कर आता है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन या एमवीए के पास कुछ भी नहीं है? कुछ तो है। वो कुछ क्या है? और लेकिन जो कुछ है उसका असर कहां कहां पड़ेगा हम आपको बतलाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है इस आवाज को सुनिए। बीते 24 घंटों के भीतर की आवाज है। इसमें एक दर्द भी है और इसमें एक डर भी है। है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस था तो शिवसेना का था। शिवसेना को जिस तरीके से पीठ में खंजर घोंपा गया 2019 में, फिर उसके बाद पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन से लेकर आपने सारी सेंट्रल एजेंसीज और यंत्रणा यूज कर शिवसेना में फूट डाली। आप अगर बात करते हैं, आप अगर चिराग पासवान जी की पार्टी देखें, आपने चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी आपके अलायंस थे, आपने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। आपने शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना काम देखा, किस तरीके से आपने उनको निपटाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जिनका हाथ थामकर अलायंस पार्टनर्स ने उनको मजबूत बनाया, और मजबूत बनते ही इन्होंने सबसे पहले अपने ही अलायंस पार्टनर्स के साथ विश्वासघात किया। डर इस बात का है कि बीजेपी की रणनीति जो हरियाणा में चल गई, क्या वो महाराष्ट्र में भी चल जाएगी? और उस डर के साथ एक उम्मीद यह भी है कि क्या वाकई कांग्रेस के साथ अब टिकटों की सौदेबाजी में शिवसेना ज्यादा टिकट पा सकती है? मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट कर सकती है? यह सवाल उन्हीं के बीच है जो बेदखल कर दिए गए और जिन्होंने इस दौर में खूब देखा है कि आप ईवीएम के जरिए लड़ाई, ईवीएम शब्द भूल जाइए थोड़ी देर में, इस देश के भीतर में वोटों के जरिए लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं अगर सामने बीजेपी खड़ी है तो। कैसे हराना है, किस परसेप्शन को डेवलप करना है, किस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करना है, इन सब से हटकर अगर आप पारंपरिक राजनीति को पूंछ को पकड़कर चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। यह मैसेज कम से कम राजस्थान में निकला। यह मैसेज इस दौर में ध्यान दीजिए तो छत्तीसगढ़ में निकला, मध्य प्रदेश में निकला, हरियाणा में निकला। लेकिन इसके आगे का मैसेज तो महाराष्ट्र में निकला, जहां बनी बनाई सत्ता को दो हिस्सों में बांटकर सुप्रीम कोर्ट से मुहर भी लगवा ली और राज्यपाल गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए चले भी गए। सवाल स्ट्रेटजी का है तो इसमें ईडी और सीबीआई और आईटी को भी लाना होगा। इस पूरी स्ट्रेटजी में ध्यान दीजिए, इंडिया के भीतर की हलचल डरा रही है उसे। उनके अपने सहयोगी जो एमवीए के हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी हथेली में कुछ नहीं है। और जब आपके पास कुछ ना हो और सामने वाले के पास समूची ताकत के साथ वो सत्ता में बने रहने की कवायद कर रही हो तो फिर क्या होगा? ऐसे में एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वह मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से को ही प्रभावित करता है, क्योंकि इस दौर में महाराष्ट्र में आने वाले प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए गए और महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई खासतौर से अगर उसका केंद्र है तो गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र की परिस्थितियों को शिवसेना ने बाखूबी इस दौर में उठाया भी है। प्रोजेक्ट जो गए वो वेदांता के प्रोजेक्ट थे, फर्मा क्लस्टर के प्रोजेक्ट थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के प्रोजेक्ट थे जो गुजरात चले गए। और अगर यह हिस्सा आ जाए तो पूरा पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई का इलाका एक झटके में बीजेपी को साफ कर देगा। लेकिन बाकी जगहों पर कौन सी राजनीति कैसे साधी जाएगी? और इस दौर में अगर टिकटों के आपसी सौदेबाजी के दायरे को भी आप परखना चाहते हैं तो यह हिस्सा तो सीधे सीधे कहें तो खुद एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के बीच में, बीजेपी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है, एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, अजीत पवार 80 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। इन तीनों को अगर मिला दीजिएगा तो लगभग 325 सीट पार कर जाएगी और 288 सीट है। यही परिस्थिति एमवीए के भीतर भी है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल क्या है? विदर्भ के भीतर किसानों के वोट कहां जाएंगे? जो ओबीसी का वोट है मराठवाड़ा और विदर्भ के भीतर, वो कहां जाने वाला है? पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा चुनाव में तो शरद पवार की पार्टी आगे बढ़ गई,
लेकिन अब वहां पर महिलाओं के वोट कहां जाएंगे? मुंबई के भीतर शिवसेना के साथ इमोशनली चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या अपने बूते शिवसेना चल पाने की स्थिति में है? जिस लहजे में कल सामना में लिखा गया, अगर कांग्रेस चाहती है अकेले लड़ ले, तो क्या यह मौका था इस बात को लिखने का? यह परिपक्वता तो नहीं है, ये इनमैच्योरिटी है। लिखा गया, लेकिन क्या शिवसेना अपने बूते चला सकती है? अपने बूते अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाई, विधायक टूटे, सांसद टूटे, यहां तक कि अलग अलग जिलों में मौजूद शिवसैनिक भी टूटे। तो आप राज्य को कैसे चलाएंगे और देश को लेकर क्या दृष्टिकोण है? यह सवाल शिवसेना को लेकर तो होगा ही। और इस सवालों के अक्सले जो बड़ा सवाल यह भी है, राज्य की तकरीबन 133 सीटों को लेकर जिस रास्ते मौजूदा में एकनाथ शिंदे सरकार चल पड़ी है, वो किसानों को 25 बरस तक मुफ्त में बिजली देने का जिक्र हो, लाडली बहना योजना के साथ बर्तन बांटने का जिक्र हो, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हटकर बाजार का पैसा और उस हद तक कीमत दिलाने का जिक्र हो, युवाओं के खाते में पैसा डालकर उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात, बल्कि अब वो लागू है और वो पैसा दिया जा रहा है, इस स्थिति में आ गया हो। यानी जो पूरा बजट है राज्य सरकार का वो डगमगा चुका है, लाखों करोड़ के घाटे में वो चल रहा है। आरबीआई से कर्ज लेकर सरकार चल रही है और सबको पता है कि डर दिल्ली की सत्ता को इस हद तक है, इसीलिए उसने वहां पर बीएमसी के चुनाव नहीं कराए। यह परसेप्शन बहुत साफ है कि बीजेपी डरी हुई है, महाराष्ट्र खिसक गया तो क्या होगा? तो आखिरी सवाल, महाराष्ट्र का मतलब इस देश की आर्थिक नगरी है, आर्थिक नगरी इस देश की कैपिटल के तौर पर है। 500 से ज्यादा कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर मुंबई शहर में है, लेकिन एक भी कॉरपोरेट इस दौर में इंडिया गठबंधन या एमवीए के साथ खड़ा हुआ नहीं है। और उस कॉरपोरेट की पूंजी, उस कॉरपोरेट के बीते 10 बरस की साख जो मोदी सत्ता के साथ जुड़ी रही, वो क्या एक झटके में गंवाना चाहेगी? जब इंडिया गठबंधन के भीतर का मैसेज बहुत साफ हो, अंबानीज और अडानीज की कमाई जो है वह इस देश में लूट पर टिकी है और इसके खुले तौर पर राहुल गांधी कहने से चूक नहीं रहे हो, और मुंबई शहर में जमीनों को कब्जा करने की परिस्थिति में अब तो अडानी का नाम लेने से आदित्य ठाकरे भी नहीं चूकते हैं, कहते हैं जो पैसा बकाया है लीजिए। और धारावी का सवाल अनसुलझा नहीं है, लेकिन सवाल तो एक ही है, चुनाव की जीत हार आपके तमाम बुरे कर्मों को ढक देगी और चुनाव में हार आपके अच्छे कर्मों को हाशिए पर ले जाकर दफन कर देगी। कौन कहां खड़ा है आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।